कार प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा पीएफआई की आतंकी साजिश बेनकाब। जी हां, पीएफआई की साजिश पर एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई के दफ्तर में आतंकियों को तैयार किया जा रहा था। कैंपों में गुजरात दंगों और मॉब लिंचिंग के वीडियो दिखा करके बाकायदा मुस्लिम लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। योगशाला और अखाड़े की आड़ में इस ट्रेनिंग कैंपों में युवाओं को हथियार चलाने और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी और इसी के साथ ही युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें खतरनाक इरादों के लिए तैयार किया जा रहा था। एनआईए ने राजस्थान की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने इस मामले की तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट में बड़े खुलासे किए हैं। योगशाला की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। जकात के नाम पर वसूले गए पैसों से पीएफआई के आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाते थे और इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा पर्दाफाश। योगशाला में दी जाती थी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। जकात के पैसों से चलते थे पीएफआई के आतंकी कैंप। पीएफआई पर एनआईए की चार्जशीट में पर्दाफाश। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का था लक्ष्य। पीएफआई की आतंकी साजिश बेनकाब। तो पीएफआई के आतंकी किस तरीके से आतंकी साजिश के तहत 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश को लेकर काम कर रहे थे, इसका खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है। एनआईए की तरफ से चार्जशीट दाखिल करते हुए कई अहम खुलासे किए गए, जिसके बाद ये सवाल खड़े हुए कि क्या पीएफआई के आतंकी मंसूबों को समझने में देर हो गई। योगशाला के नाम पर किस तरीके से आतंकी कैंप चला रहे थे और आतंक की लाल डायरी कितना बड़ा नेटवर्क है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव, साथ ही साथ हमारे साथ हैं नितिन सारस्वत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनको ले लेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। और प्रताप जी, सबसे बड़ा सवाल यह कि देश की नाक के नीचे, देश की धरती पर किस तरीके से कट्टरपंथी सोच के लोग यहां पर आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे बाकायदा। 2017 में एनआईए ने यह मांग की थी कि इस देश में पीएफआई पर प्रतिबंध लगे और प्रतिबंध लगा अल्टीमेटली 28 सितंबर 2022। क्या कहीं कोई देरी हुई है पीएफआई के मंसूबों को समझने में, सिस्टम से, सरकार से? हेमंत, पहली बात तो यह है कि पीएफआई के मंसूबों से तो मुझे लगता है कि पहले ही दिन समझ में आ गए थे, क्योंकि मैं इससे पहले की कहानी बताना चाहता हूं, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे इसमें मैंने बहुत काम किया है। तो आज जब पीएफआई का मामला आ रहा है तो मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर में राजस्थान ऐसा कैसे एक सेंटर बन जाता है। मैं बात करता हूं 1996, 97, 98 के बाद की। उस दौरान जो अब्दुल करीम टुंडा, सबने नाम सुना होगा, जो गाजियाबाद का था, जो बहुत बड़ा ट्रेनर था, जिसके कारण आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स चलते थे, जो बाद में अफ्रीका में पकड़ा गया था, वो अपना जो आश्रय स्थल है उसने जयपुर को बना रखा था। वो आए दिन जयपुर, जब भी वो कोई ऑपरेशन नहीं करता था तो वो अपने आश्रय के लिए जयपुर आ जाता था। जयपुर की गोपालबाड़ी में एक बांग्लादेशी बस्ती थी, वो उसका अड्डा था और लगातार वो जब भी बाहर ट्रेनिंग देता था। इसके बाद और एक और बात बता रहा हूं कि सिम्मी जब लादेन का मसला हुआ तो सिम्मी का सेंटर चलता था रामगंज में। रामगंज बाजार है यहां जयपुर का, वहां सेंटर चलता था और लादेन के सपोर्ट में यहां बहुत बड़ा उन्होंने एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की और मुस्लिम युवाओं को भड़काने की भी कोशिश की थी। उस दौरान भी जब, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर था तो रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग इंटेलिजेंस के माध्यम से पता लगी। इंटेलिजेंस ने जब वहां छापा डाला तो रामगंज में सिम्मी का बड़ा सेंटर मिला। वहां से बहुत ही संदिग्ध कागज मिले,
नेटवर्क से पता लगा कि मलाना, डोंगर और राजस्थान के कुछ जिलों के जो मुस्लिम, उनमें से तो एक सरकारी डॉक्टर भी था, वो सब मिलकर राजस्थान में आतंकी गतिविधि करने और आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने निश्चित तौर पे उस पर प्रतिबंध भी लगाया जब ये सारा खुलासा हुआ। तो मेरा एक कहना है कि ये जो राजस्थान को एक शांत प्रदेश मानकर हमेशा से, इसके बाद की बात मैं बताता हूं, जब अभी गहलोत सरकार थी उस दौरान सीए का मामला जब पूरे देश में चल रहा था और रामनवमी के जुलूस के भी मामले चल रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो दंगे हैं, सबसे बड़े जुलूस कन्हैयालाल का जो उदयपुर का सर काटने का मामला था, सरकलम का मामला था, उसमें भी पीएफआई का सबसे ज्यादा नाम आया। कोटा में और करौली में और जयपुर बहुत बड़े अड्डे बन गए थे कि जहां पीएफआई के आह्वान पे बहुत बड़े जलसे निकाले गए। सब लोग हैरान थे कि आखिर में, इसलिए निश्चित तौर पे ये बात है कि जब जब यहां इस तरह का माहौल मिला है तो पीएफआई के जो ये मुस्लिम जो कट्टरपंथियों ने अपने पैर फैलाने की कोशिश की, पीएफआई भी उसी का है, सिमी का एक नया रूप है, तो उसने पैर फैलाए। और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एनआईए ने कम से कम इस तरह की साजिश का पूरा खुलासा किया, और बचनलाल जी की सरकार आने के बाद तो, क्योंकि उनको डर लगा है। मैं एक और सूचना देता हूं कि आप देखिए पिछले जो 3-4 साल पहले से और अभी भी कुछ घटनाएं हो रही है। लव जिहाद की घटनाएं राजस्थान में बहुत हुई। लव जिहाद की घटनाएं केवल कोई प्यार के किस्से नहीं थे और कोई प्रेम की कहानियां नहीं थी। लव जिहाद के किस्से एक और तो हिंदू लड़कियों को बरगलाकर अपने मुस्लिम बनाने का एक कारनामा था ही, साथ में धार्मिक जो उन्माद फैलाकर, झगड़े फैलाकर और डिस्टर्ब करना सोसाइटी को, यह भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और ये पीएफआई अपने नेटवर्क के जरिए कर रही थी। और एनआईए ने जो 19 अक्टूबर 24 में ही ये चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं, 23 में उन्होंने पकड़ लिया था, तो 23 में ये सारा इस चीज का खुलासा हुआ था। अभी इस चीज का सारा पता लग रहा है। तो लेकिन एनआईए ने समय रहते ही जैसे उसकी सूचना हुई, जांच करके जो करती है, तो निश्चित तौर पे किया है। लेकिन हम सबको अवेयर रहने की जरूरत है, केवल इसके पकड़ने से नहीं है, क्योंकि पीएफआई और ये जो मुस्लिम आतंकी हैं, नए नए रूप में आते रहते हैं, नए नए वेश बदल के आते रहते हैं, और ये हमेशा खतरा बना रहते हैं। इसलिए हमें जागरूक रहने की जरूरत है, हमें अवेयर रहने की जरूरत है। अभी आप हमें पॉलिटिकल अपने पार्टी आस के पड़ोस से प्रवक्ता भी हैं, और मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि जब आप कह रहे हैं कि 1998 से पर्दाफाश हो गया था इनके मंसूबों का, फिर प्रतिबंध लगाते लगाते इतनी देर क्यों हो गई और ये पूरे देश में इसका नेटवर्क फैल गया? ये कौन जिम्मेदार है सर, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? हेमंत, फिर बात को ना मैंने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, वो उस समय सिम्मी का था, सिम्मी पे प्रतिबंध लग गया था, सिम्मी खत्म हो गया, सिम्मी नए रूप में आया पीएफआई। और कहां से शुरू हुआ? केरल से शुरू हुआ। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी होते हुए पूरे भारत में फैला है सिम्मी, पीएफआई। तो एसडीपीआई भी फैला। तो इस तरह के, लेकिन इन पे केंद्र सरकार ने तुरंत प्रतिबंध भी लगाया, इनकी एक्टिविटी पे प्रतिबंध लगाया इन पर। लेकिन जो राजस्थान में जो मॉड्यूल पकड़ा गया, राजस्थान में मॉड्यूल तब पकड़ा गया जब गहराई तक एनआईए गई, उसको दूसरे राज्यों के सोर्स से जब पता लगा कि राजस्थान में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो 2023 में ही, तभी बीजेपी की सरकार आई थी, यहां बचनलाल जी की सरकार आई थी, उसी दौरान, उससे पहले, यानी कि उससे पहले बहुत कार्रवाई चल रही थी। इससे 2011 से सुनो 2011 से लेकर 2022 तक कन्हैयालाल के जो 3 करोड़ रुपए पीएफआई के ये मॉड्यूल चलाने वाले आतंकियों के संपर्क में थे। ये भी एनआईए की जांच में खुलासा हुआ। प्रताप जी, बिल्कुल, देखिए ये जब जांच की गई तो पता लगा सोहेल नाम का जो आतंकी है वो इनसे लगातार संपर्क में था। और मैं बताता हूं 2011 से लेके और 2022 तक राजस्थान में जकात के नाम पे और पीएफआई ने 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। ये लगातार हो रहा था। देखो कहीं ना कहीं वो उनके पास ऑफिसर्स की लिस्ट थी जो उनको सहयोग करते थे। उनके पास किससे सहयोग करना है, किससे न्याय व्यवस्था में।
देखिए, सुरक्षा एजेंसियां यहाँ राज्य में, राजस्थान में ये कांग्रेस की सरकार थी। राज्य का मसला सुरक्षा नहीं है सर, एजेंसी ये अपने देश काम की कर रही इंटरनल थी। सिक्योरिटी का मसला है। बिल्कुल, इसलिए तो एनआईए ने पकड़ा, और केरल से इसलिए एक तो एनआईए संगठन ने चला, पकड़ा। पूरे देश में फैल गया और हेमंत उसकी ये शाखाएं- एनआईए जी, उसकी शाखाएं राजस्थान में भी बिल्कुल। आती, खैरथल में 22 अगस्त और अगर- 2024 को इसका पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर पकड़ा गया। तब भी हमने डिबेट की थी प्रताप जी, पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना। कोई कार्रवाई राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद कोई पीएफआई कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, ना कोई जुलूस निकाल पाया, ना कोई रास्ते में निकल पाया, ना कोई आतंकी गतिविधि हुई। केवल कांग्रेस के समय पे हुई थी, क्योंकि कुछ ये अधिकारी ट्रेनिंग उनका कैंप तो सहयोग कर बीजेपी रहे की थे उस सरकार समय। में पकड़ा गया था ना, लेकिन अलकायदा का ट्रेनिंग राजस्थान सेंटर में खैरथल तिजारत बीजेपी से की सर। सरकार आने के बाद हाँ, ये नहीं बीजेपी हुई की है, सरकार ये देखना पड़ेगा ना। राजस्थान में सरकार बदलती है, उसके बाद पीएफआई की दम तोड़ देती है, पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, पीएफआई के खिलाफ चालान पेश होता है, आखिर में किसकी सरकार के आने के बाद होता है। तो ये साफ साफ आपको समझना पड़ेगा, कोई ऐसा झुंझुना नहीं है कि आते ही आप कह रहे हैं कि पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया गया और क्यों नहीं ऐसा हुआ। 1998 से हमारे संज्ञान में था, कोई आतंकी जयपुर में आकर के, और 1998 से मैं क्या कह रहा हूं, 1998 गतिविधियां चल रही थी। 1998 की जो मैं बात बता रहा हूं, अब्दुल करीम टुंडा पकड़ा गया। मैंने जो बताया कि आपको अब्दुल करीम टुंडा भाग गया था अफ्रीका, पकड़ा गया अफ्रीका में, 2006 में पकड़ा गया था वो। उसके बाद क्या कहते हैं, जो सिम्मी पे प्रतिबंध लगाया, मैंने बताया तभी लग गया था। और सिम्मी पर जब प्रतिबंध लग गया, उसके बाद वो पीएफआई के रूप में आया। वो अपने, मैं क्या कह रहा हूं, आपको यही समझने की जरूरत है कि इन आतंकी संगठनों का एक ये है कि ये वेश बदलते रहते हैं, ये बार बार वेश बदलते रहते हैं और नए नए रूपों में आते रहते हैं। इसलिए हमें भी बहुत जागरूक रहने की जरूरत है कि आज पीएफआई बंद हो गई तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आप ये समझ लें कि ये सारे के सारे विदेश प्रेरित हैं, पाकिस्तान या चाइना से प्रेरित हैं, तो उनकी भारत को तोड़ने की जो साजिश है वो कोई खत्म थोड़ी ना हो गई है। हमें तो लगातार जागरूक रह के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें जगह रहना पड़ेगा। हमें इस तरह के जगह जब कुछ भारत को गजवाए हिंद बनाने की तुलना आरएसएस से करते हैं सर, करना होगा। कैसे, ये बड़ा सवाल है, कैसे जगह रहेंगे जब कुछ लोग जो है पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर देते हैं, नितिन सारस्वत? और कैसे इस कट्टरपंथी सोच के जिम्मेदार कौन है, कौन लोग जो इस देश में आकर के इस तरह के कैंप चलाते हैं, कौम के प्रति वफादारी की शपथ दिलाने वाले, देश के प्रति गद्दारी करते हुए नजर आते हैं? क्या देश के प्रति गद्दारी जो है ये सोच कहां से डेवलप हो रही है और कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात आपने आज जो ये प्रश्न उठाया और जिस तरीके के आपने आज जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, उसके लिए आपको साधुवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, पहले तो मैं ये चाहता नहीं था कि क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। लेकिन जब आप ये बात आई है कि इंटेलिजेंस फेलियर किस तरीके से होता है, 11 साल हो चुके, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र का या जो भी आपने पीएफआई जो निष्कर्ष बताए हैं, ये एनआईए ने 2022 में भी ये एक जगह जब उन्होंने रेड की थी तो 2022 में भी एक उन्होंने रिकॉर्डिंग पकड़ी थी, और सोचिए उसके कितने दिन बाद में यहां पे किया। आपने देखा कि वो जो अलकायदा का ट्रेनिंग सेंटर आप बता रहे थे भिवाड़ी के अंदर, वो कितने दिनों से चल रहा था। उन्होंने कहा कि हम लगातार, और वो कहा दिल्ली बॉर्डर पे लगातार इजीली ऑपरेट कर रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बेंगलुरु में आपने देखा रामेश्वरम कैफे में बम की घटना होती है, उसमें बीजेपी का नेता गिरफ्तार होता है, बीजेपी की पार्टी को पता ही नहीं होता कि हमारा नेता उसमें लगा हुआ है। कश्मीर में क्या नाम से पिछले 11 साल में 4000 से ज्यादा हत्याएं होती है, इनको पता ही नहीं चलता। ध्रुव सक्सेना, इनकी आईटी सेल का जो हेड है, वो आईएसआई की मदद कर रहा होता है, इन्हें पता ही नहीं होता है। बांग्लादेश से एक घुसपैठी आता है और वो महाराष्ट्र में बीजेपी का पदाधिकारी बन जाता है, उनको पता ही नहीं होता। फैजुल्ला जो 10 साल की सजा काट के आया, पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया, उसको इन्होंने कश्मीर में टिकट दे दी, इनको पता ही नहीं होता कि उसने ये किया हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में मसरत आलम को इन्होंने रिलीज करते हैं और उसके बाद में मसरत आलम क्या करता है आपको पता ही है। आसिया अंद्राबी किस पार्टी का चेहरा बनके उभरती है आपको पता ही है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आज आपने जो कन्हैयालाल मर्डर की बात करी, 4 घंटे में राजस्थान पुलिस ने उसको पकड़ के दे दिया। इन्होंने कहा उसका पाकिस्तान से रिलेशन है, तमाम चीजें। आज 2.5 साल बाद में उनका परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। सोचिए आप, वो केस तभी एनआईए को ट्रांसफर हो चुका था और आज उनका बेटा जिसने कसम खाई है कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक उनको सजा नहीं होती है, ना कोई फास्ट ट्रैक में वो जाता है, ना कुछ होता है, और वो आज भी
सजा के लिए, सुनिए एक बार सुनिए, हाँ। एक बार सुनिए, आप पहले सुनिए। अब इंटेलिजेंस फेलियर में आप बताइए, पुलवामा अटैक हुआ, 300 किलो आरडीएक्स था, आप बताइए कहां से आया था? अगर आज भी आपको पता चला हो। डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था मदद करता हुआ, उसका क्या हुआ आप बता दीजिए। श्रीनगर एयरपोर्ट में बीएसएफ कैंप में हमला होता है, कैसे हुआ बताइए? मैं प्रताप जी से जान लूंगा, लेकिन क्या आप एक मिनट प्रताप जी, एक मिनट मुझे फिनिश करने दीजिए। एक बार नितिन सारस्वत जी, मेरा सवाल सीधा है, सुनिए ना। ये जो कट्टरपंथी सोच है, ये जो सोच है कट्टरपंथ की, ये जो देशद्रोह की सोच है, ये कहां से पैदा होती है? आप के सुरेश का नाम जानते हैं? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। के सुरेश जानते हैं कौन है? नहीं, के सुरेश तो कर्नाटक में लीडर है हमारे। आपके लीडर है कर्नाटक में, केरल से बिल्कुल सांसद थे, तत्कालीन सांसद। 28 सितंबर 2022 को उनका बयान पता क्या है? उनका बयान क्या है पीएफआई के प्रतिबंध लगने पर? मैं पढ़ के बता देता हूं कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगा। ये कोई उपाय नहीं है सोच का, हम आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग करते हैं। तो ये पीएफआई की तुलना जब आरएसएस से कोई नेता करता है तो आपको सोच नहीं होती कि इस तरह की कट्टरपंथी, इस तरह की आतंकी सोच की तुलना आप आरएसएस से कर रहे हैं? आतंकी संगठन आरएसएस। देखिए मैं बिल्कुल आपको सुना रहा हूं, आपने मेरे से सवाल पूछा, टुकड़े करने की शपथ सुनिए। अरे अभी हेमंत जी, मेरे से आंसर सुनिए ना। आप इतना बड़ा चीज बोला है, मैं सुनिए ना, बोलिए, सुनिए, अब सुनिए। ये आपने न्यूज सुनी है? जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है उसका साथ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में लेती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, सुनिए के सुरेश के बयान की बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि इस देश में आतंकियों का सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? सुनिए ना हेमंत जी, हमारी पार्टी में तो लोगों ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्रियों ने अपने चिथड़े उड़ा दिए। हमने उस बयान का खंडन किया। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने जो पीएफआई का पॉलिटिकल संगठन है जिसे आज तक बैन नहीं किया, उसकी मदद लेती है चुनाव में। फेल्योर है। हेमंत, पहली बात तो मेरी गुजारिश है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, देश को गजवाए हिंद बनाने की जो गलत कोशिशें हैं उनके खिलाफ भी जागरूक करने का मसला है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा इतनी घटनाएं हुई, क्यों नहीं पकड़ा? मैं कहता हूं इंदिरा गांधी की हत्या हुई, कहां इंटेलिजेंस फेलियर हो गया? उनकी पार्टी थी। राजीव गांधी की हत्या हुई, इंटेलिजेंस फेलियर था। बेन सिंह की हत्या हुई। इतने कांग्रेस के शासन के टाइम पे कम से कम 200 हमले हुए, 200 हमले अलग अलग जगह पे। क्यों हो गए? पता लगा नरेंद्र मोदी के टाइम पे किसी ने हिम्मत नहीं की, कोई हमला नहीं हुआ। इसलिए ये जो बोल रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा था, बार बार इंटेलिजेंस। पुलवामा हुई घटना, लेकिन कांग्रेस के शासन पे सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई, हजारों लोग मारे गए। जयपुर की घटना, जयपुर में मरे 75 लोग, इस चीथड़े उड़ गए थे लोगों के। जयपुर ने भी भोगा है वो। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि इसलिए इंटेलिजेंस फेल्योर के नाम पे नहीं। देखिए बात क्या है कि सॉफ्ट जब हो जाते हैं, तुष्टीकरण की नीति जब अपना देते हैं, जब किसी को केवल एक संप्रदाय विशेष का होने के कारण हम डोंट टच मी, हम इस तरह का प्रश्रय देने लगते हैं, हम उनको एक विशेष आश्रय देने लगते हैं, तब जाके ये आतंकवादी अपने आश्रय स्थल बना लेते हैं। राजस्थान को भी इन्होंने कांग्रेस के शासन में डेन बना लिया था, ये उनका घर बन गया था। और उसके कारण, लेकिन 23 में पकड़े गए ना, सरकार आती है बजल्ला जी की और तुरंत पकड़े जाते हैं। 24 में चालान पेश हो जाता है। आखिर में कांग्रेस के टाइम पे पीएफआई तो यहां 11 से सक्रिय थी। आखिर में लोकल पुलिस का सपोर्ट नहीं था, लोकल पुलिस का सपोर्ट होता तो पीएफआई के पैर यहां नहीं जमे होते। कैसे जम गए, यही तो बड़ा सवाल है। मैं आता हूं नितिन जी, आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ दो और खास मेहमान आशुतोष रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जोशी साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की साजिशें जो चल रही है देश के खिलाफ, उनका जड़ से कैसे खात्मा? हम पकड़ लेते हैं, कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ये संगठन ऐसे जो सोच के लोग हैं वो जड़ से खत्म नहीं हो पाए हिंदुस्तान से। देखिए हेमंत जी, जब तक हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं का ब्रेन वॉश नहीं होगा ना इस संबंध में, तब तक ये चीजें मिटने वाली नहीं है।
ये इंडियन मुजाहिदीन आई, सिमी आया, पीएफआई आए, इनके सबके रजिस्ट्रेशन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, इनके खाते होते हैं, इनकी एक साइट होती है जो आपस में ये किसी से जुड़ते हैं तो उसमें एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें गोपनीय रहती हैं, लेकिन चूंकि क्या होता है, अलग अलग राजनीतिक दलों का अलग अलग उद्देश्य रहता है कि वो किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी आपको ध्यान हो, भिवाड़ी में जंगलों से एनआईए कोई को पकड़ के ले गए थे, आपको ध्यान हो, पकड़ के ले गए थे, ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ था, तो वहां के आईजी से पूछा गया कि भाई ये तुम्हारे यहां से पकड़ के लेके गए या ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जंगल में? बोले हमारे यहां के नहीं है, तो बाहर के हैं। तो कारण यह है कि जो हमारी पुलिसिंग है और जो हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच है या हमारे राजनीतिक दल हैं, ये इनको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर कोई पीएफआई पे बैन लगा रहा है तो दूसरी पार्टी कर रही पीएफआई को आरएसएस से तुलना क्यों नहीं कर लेते? मतलब ये इतने सीरियस ही नहीं है किसी चीज के लिए। अब आप देखिए कि राजस्थान के 5 आतंकी ये पकड़े गए पीएफआई वाले, मोहम्मद आसिफ पकड़ा गया, सादिक पकड़ा गया, सोहेल पकड़ा गया, वाजिद अली, मुबारक अली। अब ये क्या थे? ये अलग अलग काम करते थे। कोई तो संगठन सोशल मीडिया को चलाता था, कोई ट्रेनिंग सेंटर का मास्टरमाइंड था, कोई निशानेबाज था, कोई टाइकेंडो का था। ये क्या करते हैं कि भारत के जो नए युवा हैं मुस्लिम लड़के और लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथा जैसे गोधरा हुआ, केरल हुआ, या ये अपने जो मुस्लिम मारे जाते हैं उनके जो वीडियो हैं उनको दिखा करके इनके ब्रेन वॉश करते थे। और इनका ये कहना था कि भाई भारत के अंदर जो सरकारें चल रही हैं ये सब सरकारें मुस्लिम विरोधी हैं, और मुस्लिम विरोधी होने की वजह से हमें इनसे निमटना है, और निमटने के लिए आतंकवाद का सहारा, इन क्रिमिनल का सहारा। अब आप देखिए ये 8 पीएफआई के साथ 8 संस्थाएं ऐसी हैं जो इनसे जुड़ी हुई थी। अब आप एक को बंद करोगे, ये कुकर मुत्ते की तरह उगी हुई हैं। मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये सरकारें ये बता देंगी कि इनकी जो स्पेशल ब्रांच है, इनकी क्राइम ब्रांच है, दिल्ली की क्राइम ब्रांच है, ये क्या सब सोते रहते हैं? इनको इनके सोशल मीडिया पर नजर नहीं आता कि पीएफआई क्या कर रही है, विदेशों से कहां से फंडिंग आ रही है, किन किन के अकाउंट में? इनके पीएनबी बैंक के अकाउंट देख लीजिए, उनमें लाखों डॉलर, हजारों डॉलर पैसा आया हुआ है। जहां जहां लोगों को इन्होंने फीड किया है पैसा, वो पैसा उसके अंदर अकाउंट्स में आता है। तो मैं ये कहता हूं, ये ईडी है, सीबीआई है, अरे भाई राजनीतिक लोगों के पीछे पड़ने की बजाय जरा मेहरबानी करके इनके अकाउंट्स खंगाल लो। ये लोग जो देश को खोखला कर रहे हैं और नई पीढ़ी का सत्यानाश कर रहे हैं, ये राजनीतिक दल इतना ही कर लें। बताओ, योगा के नाम से, कि योगा सिखा रहे हैं, उसके नाम से ये इन्होंने एक पीएफआई में संस्था खोल ली। अब आप देखिए, रिहेब इंडिया, कैंपस फ्रंट इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल फेडरेशन। अरे आपको बताऊं, ये जो जयपुर में ब्लास्ट हुए थे, उनके वकील कहां से आ रहे थे? ये इन राजनीतिक दलों को पता नहीं है क्या? उनके वकील कितने महंगे आते थे, और वो वकील हवाई जहाज से आते थे, 5 स्टार होटल में ठहरते थे। अरे भाई, तुम्हारी आंखें बंद है क्या? और अभी भी देख लीजिए, अब ये 8 तारीख को कल जो फैसला आएगा, इनके लिए भी जो स्पेशल कोर्ट थी, लाइन बना के वकील आते थे। जी ठीक। आशुतोष रावत साहब, ये कैसे खात्मा हो, जड़ से कैसे खात्मा हो, हम सब के लिए ये चिंता की बात है। और जोशी साहब कह रहे हैं कि ये कुछ लोग जो है तुष्टीकरण के नाम पर जो राजनीति करते हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं इस तरह के आतंकियों को पैदा करने में, पाल पोषने में, बड़ा करने में। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए राजनीतिक संरक्षण एक ऐसा विषय है कि जिसके माध्यम से ही ये तमाम तरह की गतिविधियां पनपती हैं, शायद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रताप जी भी जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया, तो हमको ध्यान होगा कि सिमी पर जिस समय प्रतिबंध लगाया गया था, उस समय भी देश के राजनीतिक दलों ने, एक बड़े वर्ग ने विरोध किया था कि सिमी पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, लेकिन वह राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में लिप्त था। इस बात के प्रमाण थे हमारे जांच एजेंसियों के पास, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया। चाहे फिर प्रतिबंध बात की जाए पीएफआई पर, तो भी वही सवाल करते हैं ना कि प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, इनका खात्मा क्यों कर दिया, और खात्मा होता है तो कह देंगे मुस्लिम विरोधी है।
इसीलिए राजनीतिक संरक्षण और साथ में तुष्टीकरण की नीति, धर्म के नाम पर जो देश के अंदर राजनीति की जाती है, निश्चित तौर पर वो काफी हद तक जिम्मेदार है। भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है और भारत के प्रति सम्मान और राष्ट्र की सुरक्षा उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए। जाति धर्म के नाम पर अगर हमारी राष्ट्र के प्रति सोच बदलेगी, ऐसे तो कौन से लोग हैं जो कौम के नाम नाम पर तो वफादारी की शपथ दिलाते हैं और देश के नाम पर वफादारी का कोई मायना नहीं है इन लोगों के लिए? बिल्कुल। और सांसद साहब, आप ही की पार्टी कहती है कि आरएसएस और पीएफआई बराबर से हैं। अगर आप इस चश्मे से देखेंगे तो आतंकी पैदा होंगे इस तरह के। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले आपने कहा कि अभी मैंने योगेंद्र जोशी जी को सुना, उनका साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि लगातार घटनाएं कैसे होती है कि इंटेलिजेंस को ये बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं, सारी चीजें खबर होती है, कैसे पैसे का लेन देन होता है, कहां पे हो रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटीज हो रही है। ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। लेकिन 11 साल सरकार रही है आप, लेकिन पूछेंगे किससे सवाल? कांग्रेस से। दूसरी बात मैं तो दोनों से कर रहा हूं, मैंने उनसे भी पूछा है। केवल राजस्थान में, सुनिए, अरे सुनिए हेमंत जी, क्या उस रिपोर्ट के अंदर केवल राजस्थान में ये पकड़ा का है? नहीं, 15 स्टेट्स में उसमें आए। चलिए छोटी सी जवाब दे देंगे, छोटा जवाब दे देंगे प्रताप जी, उसके बाद खत्म करेंगे। बीजेपी की सरकार है। ठीक है, अब ये बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ करके भी बात कीजिए कभी। क्या रिपोर्ट? अरे सुनिए तो सही, आतंकियों को आतंकी, क्या उस रिपोर्ट में लोकल पुलिस के सहयोग का जिक्र नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौथा सवाल, चौथी चीज, क्या पीएफआई की पॉलिटिकल यूनिट कौन सी है? एसडीपीएफ। ठीक है प्रताप जी, वो कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर इस तरह का जाल फैला है, तो ये एक दिन में तो नहीं फैला है चुनाव के अंदर। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं, एक दिन में नहीं फैला, कांग्रेस के शासन में लगातार फैलता गया। यही तो हेमंत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और उसी के बीज को अब उखाड़ फेंकने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम सबको जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह की सोच की इस देश में कहीं कोई जगह नहीं है। और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एजेंसियां भी इस दौरान कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की सोच जड़ से खत्म हो।